Hey guys, welcome back once again to Study Time Anytime, and we'll continue the series of Transfer of Property Act from Section 43, and this is the second part of this section. But before we begin, there are some few important notes. शुरू करने से पहले कुछ important notes हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. First, we are continuing the Transfer of Property Act series section wise, so I need all of you to attend the sections, to read all this, to hear this. मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे ही सेक्शंस को कवर कर रहे हैं लाइन वाइज. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़, if you want detail of any section, then please kindly comment, because if you will demand the detail of any section, then we'll go for a detailed analysis of that section. Otherwise we are gonna do a general reading of the sections, general explanations, and will not go deeper inside. अगर आप कहोगे कि आपको किसी भी सेक्शन की डिटेल के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे. फ़िलहाल हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर सेक्शन को कवर करेंगे और उसके जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं उन वहाँ तक हम उस सेक्शन को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे. और हाँ, जब भी आप वीडियो देखते हैं आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता. नो वन इज़ परफेक्ट. अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो भी आप बता सकते हैं, अगर आपको कुछ बुरा लगता है वो भी आप हमको ज़रूर बताएं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू कमेंट थैंक्स लिख दो बस, सो दैट आवर टीम फील्स गुड that our effort is helping you a lot. So last time हमने essentials की सिर्फ headings पढ़ी थी section 43 के. अब हम शुरू करेंगे first essential की explanation के साथ. So the first essential is the transferor makes a false representation that he is authorized to transfer a certain immovable property. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन करता है आदमी कि मैं ही ऑथोराइज हूँ, और वो रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होनी चाहिए. द रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय अ पर्सन नीड्स टू बी फॉल्स. अगर वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो सेक्शन 43 कवर नहीं होगा. then it will fall in section 6. so for 43 section, the main and the first essential is the representation is to be a false one. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम. kindly see on the screen example number 1 here. example number 1, A fraudulently makes B to believe that he has the right to transfer the property, and B acts on that representation, and later on A acquires the same right. A ने B को fraudulently धोखा देने के मकसद के साथ ये बिलीव करवाया कि उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, प्रॉपर्टी बेचने का राइट है, और बी ने उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर उसके साथ ट्रांसफ़र कर लिया और बाद में ए के पास राइट आ गया. यह है फर्स्ट एग्जांपल. यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 2. तो ए बिलीव्स दैट ही हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. ए को खुद को ऐसा लगता है, उसका विश्वास है कि उसके पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, और उसी विश्वास के दम पर वो बी को भी विश्वास दिलाता है. ही मेक्स बी टू बिलीव दैट ही हैज़ द राइट, and B acts on that belief.
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर था फ्रॉड और यहाँ पर है बिलीफ एरोनियसली। तो रिप्रेजेंटेशन के जो हमने दोनों पॉइंट्स पढ़े थे, बोथ आर कवर्ड इन इट। The representation can be a fraudulent one or it can be a erroneously one. So what the section further says in its detail that both the examples are correct. This section 43 was amended in 1929 which added the word fraudulently. Earlier it was just erroneously. तो ये जो सेक्शन की दोनों हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, ये दोनों ही सही हैं, इनमें गलत कोई नहीं है। एक में फ्रॉड को कवर किया गया है, दूसरे में एरोनियसली को कवर किया गया है। लेकिन 1929 से पहले जो ये सेक्शन था उसमें फ्रॉडुलेंट वर्ड नहीं था, ये बाद में आया है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि द रिप्रेजेंटेशन कैन बी अ फ्रॉडुलेंट वन, इट कैन बी इनोसेंट, it is expressed, it can be implied and it can be bona fide. So ये आपको पांचों पॉइंट याद होने चाहिए कि जो पांच रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, उनमें क्या क्या कवर हो रहा है कि वो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट हो सकती है, धोखे वाली हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है जिसमें उसको खुद को विश्वास ही था, वो पाप मुक्त था खुद बंदा जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। तीसरी एक्सप्रेस हो सकती है कि उसने अच्छे से बताया कि मेरे पास ये राइट है। इम्प्लाइड हो सकती है कि कुछ कंडीशंस के थ्रू कुछ उसने प्रूव कर दिया। और बोनाफाइड रिप्रेजेंटेशन 5 हो गए। तो व्हाट इज मटीरियल इज दैट ही डिड मेक अ रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफरी एक्टेड ऑन इट। तो इस सेक्शन में जो मुख्य देखने वाली बात है कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और जो खरीदार है, जो ट्रांसफरी है, उसने उस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास करके ट्रांसफर किया और अंततः वो मिसलेड हो गया, लास्ट में उसको धोखा मिला, मिसलेड हो गया, रास्ते से भटक गया। In other words, the doctrine applies only when the transferee has been misled into believing a false representation. तो ये सेक्शन कहाँ लागू होता है? जहां पर सिर्फ जो खरीदार है वो मिसलेड हो गया, किस बात से? जो उसको झूठे रिप्रेजेंटेशन, झूठे बातें बताई गई थी उन पर। अगर वो झूठे रिप्रेजेंटेशन नहीं थे तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। The doctrine also applies in cases where the transferor has a duty to speak and he fails to do so. तो डॉक्ट्राइन वहां भी अप्लाई होता है जहां पर बेचने वाले की ड्यूटी थी कि वो बोलता इस बात को कि ये सच है, ये झूठ है, पर वो बोला नहीं। एक ही ड्यूटी थी कि वो बताता बी को कि मैं मालिक नहीं हूं, लेकिन इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन जो हमने ऊपर पढ़ी, उसने ए ने ऐसा रिप्रेजेंट किया थ्रू एक्सप्रेशन कि हाँ मैं ही हूं मालिक। तो उस कंडीशन में ये सेक्शन अप्लाई होगा, ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा। आगे है इससे रिलेटेड केस लॉ। पहला केस लॉ है प्यारे लाल वर्सेस मिस्री, वेयर अ पर्सन सोल्ड द प्रॉपर्टी एज एन एजेंट ऑफ विडो एंड लेटर बिकेम हर हायर, द डॉक्ट्राइन डिड नॉट अप्लाई एज देयर वाज नो एरोनियस रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही क्लियर है। एक पर्सन है, अगेन मान लीजिए हिज नेम इज अजय, तो वो एक विडो का एजेंट था, एक विडो का एजेंट था। उसने प्रॉपर्टी को सेल किया, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी उसी के पास आ गई। तो क्या वहां सेक्शन 43 अप्लाई होगा? नहीं होगा,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैं मालिक हूँ, आई हैव द राइट टू ट्रांसफर। बट इस केस में वो क्या है, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ द एजेंट ऑफ विडो। तो यहाँ पर ये 43 सेक्शन लागू नहीं होगा। तो इसके साथ रिलेटेड ये जजमेंट थी प्यारे लाल वर्सेस मिस्री। नेक्स्ट इज विराया वर्सेस हनुमंता। विराया वर्सेस हनुमंता में क्या है, ए बी एंड सी वर co-parceners and held the family property jointly. A sold the property to Alini without the consent of other co-parceners. A failed to deliver the property to the Alini as the joint family property cannot be transferred without the consent of all co-parceners. Alini filed a suit against A for the enforcement of contract. पहले इतना समझिए क्या लिखा है। वो कह रहा है कि ए एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के नाम। अब उसमें क्या हुआ, ए ने अब बेच दिया बी और सी की कंसेंट के बिना जेड को। अब क्योंकि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी और बी और सी की उसने कंसेंट ली नहीं, तो जेड को पोजेशन नहीं मिल रहा जगह का। तो जेड ने क्या किया, ए के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जब केस चल रहा था तो चलते केस के दौरान सी की डेथ हो गई, सी डाइड। ए शेयर इन द जॉइंट प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड टू एंड हाफ. It was held that Alini was entitled to the share including the increased share of A in the property. तो पहले तो Z को मिल रहा था 1/3। क्यों? क्योंकि A के पास था तीसरा हिस्सा। मान लीजिए 99 स्क्वायर यार्ड जगह थी, तो उसमें से 33 A की थी, 33 B की थी, 33 C की थी। अब जब केस चलते के दौरान सी की डेथ हो गई, तो अब प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई ए और बी में, और ये 33 की जगह हो गया 50 और 50। तो जेड को कितना राइट मिलेगा, 33 या 50? अरे भाई, ए ने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं तुमको ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं तुमको पोजेशन भी दे दूंगा। बी और सी ने उसको पोजेशन नहीं देने दिया क्योंकि बी और सी भी मालिक थे, लेकिन उसने रिप्रेजेंट किया कि मैं मालिक हूं, मेरे पास राइट है, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। तो उस केस में अब जब ए के पास 50% शेयर आ गया है, तो ये 50% का वो पूरा का पूरा जेड के पास ट्रांसफर करेगा, 33 को नहीं। दिस इज द पावर ऑफ सेक्शन 43। इसी तरह जो थर्ड एग्जाम्पल है, मुत्थुस्वामी पिल्लाई वर्सेस संजना वेलन, सिमिलर है, आप ये पढ़ सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट जो है सेकंड जो एसेंशियल है सेक्शन 43 की, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन। जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही है वो किसी अमाउंट के लिए, किसी वैल्यू के बदले होनी चाहिए। इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन देन द सेम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। तो हमने पहले भी जैसे पढ़ा था कि जो डॉक्ट्राइन है उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर वो ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए नहीं है तो उस ट्रांसफर को सेक्शन 43 में एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो दिस doctrine of feeding the grant by estoppel is applicable only to the transfers of the properties of some value. It is not applicable where the transfer is without consideration. Thus, the provisions of this section are not applicable to transfer of property by way of gift. किसी ने अगर गिफ्ट किया है तो वहां सेक्शन 43 नहीं लगेगा। Where the donor has no present fixed right at the date of transfer, making it a void transaction. तो यहाँ पर एसेंशियल क्या है वैलिड ट्रांसफर के अंडर सेक्शन 43 की जो प्रॉपर्टी है
जिस प्रॉपर्टी के बारे में, जिस प्रॉपर्टी को सेक्शन 43 कवर करता है वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन द ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए, वैल्यू के लिए होना चाहिए, गिफ्ट नहीं होना चाहिए। एंड द कंसिडरेशन शुड बी द एसेंस ऑफ द ट्रांसफर, हेंस द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गिफ्ट्स। और थर्ड इसमें है द सेक्शन अप्लाइज टू सेल, मोर्टगेज, लीज, चार्ज, एक्सचेंज। सेक्शन 43 सिर्फ सेल पर नहीं लगता, इसके अलावा मोर्टगेज पर भी लगता है, लीज पर भी लगता है, चार्ज पर भी लगता है, एक्सचेंज में भी लगता है। एक्सचेंज में भी वैल्यू होती है ना, कंसिडरेशन कुछ होता है ना। द डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई टू, कहां डज ये अप्लाई नहीं होता? सेल मेड थ्रू द कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर किया था सेल करने का, वहां डॉक्ट्रिन नहीं लगेगा। वेयर द ट्रांसफर वाज फॉरबिडन बाय लॉ, कोई ऐसा एक्ट था, कोई कानून था जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन समथिंग, वो उस कंडीशन में सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, ट्रांसफर बाय माइनर और लुनेटिक। चौथा, ट्रांसफर डेट इज कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी। तो लॉ वाला और पब्लिक पॉलिसी वाले तो एक तरह के सिमिलर ही हो गए, और माइनर और लुनेटिक का तो सबको क्लियर है। तो चलते हैं आगे। तो आगे है एमसीक्यू। तो इस एमसीक्यू में क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल अप्लाइज इन केस ऑफ, कहां पर, किस कंडीशंस में ए डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल है, ये लागू होता है। जैसा हमने पढ़ा था, ऑप्शन ए सेल ओनली, ऑप्शन बी मोर्टगेज, ऑप्शन सी लीज, और डी ऑल ऑफ द अबव। और सबको आंसर इसका पता होगा, द आंसर इज डी। सो इन राम भावन सिंह वर्सेस जगदीश जो ये केस था, उसमें यहां से आप देखिए लास्ट में, यहां से दिस डॉक्ट्रिन not only applies to sale but also applies to mortgage, lease, charge and exchange where no grant or interest in immovable properties involved, the doctrine would not apply। तो यहाँ इन conditions पर ये doctrine apply होता है। इससे आगे आता है next essential, वो है the transferee enters into a contract acting on that representation। सबसे पहले हुई false representation, दूसरे नंबर पर कंसिडरेशन। अब उस रिप्रेजेंटेशन को मानते हुए खरीदार कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये है टेस्ट ऑफ रीजनेबल केयर। खरीदार का टेस्ट है यहां पर कि उसने ध्यान रखा कि नहीं रखा। डिड ही मेड एसेंशियल एफर्ट, डिड ही हैज टेकन एनी केयर और नॉट। सो ये जो सेक्शन है, इसकी जो ये एसेंशियल है कि ट्रांसफरी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग ऑन दैट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या है कि उसको केयर खुद ध्यान रखना था, खुद वेरीफाई करना था, चेक करना था। दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई if the transferee has not taken reasonable care to detect the reality। ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर उसने खुद ध्यान नहीं रखा, ये चेक करने गया ही नहीं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो बंदे का नाम कहीं बोलता भी है या नहीं बोलता, कोई उसकी सेल डीड उसके पास है, कोई ओनरशिप का प्रूफ उसके पास है, ये उसने चेक ही नहीं किया। तो रीजनेबल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। It is material that the transferee should be unaware or should not have the notice of the lack of competency on the part of transferor to enter into the transaction। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल है कि जो ट्रांसफरी है, जो खरीदार है, वो अनअवेयर हो, उसको पता ना हो बेचारे को, खरीदार को, और उसको इस बात का नोटिस ना हो कि वो जो बेचने वाला बंदा जो उसको वादा कर रहा है, रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है, उसमें
कंपिटेंसी नहीं है, वो कंपिटेंट नहीं है, वो योग्य नहीं है ट्रांसफर करने के। इन केस द ट्रांसफरी हैज नॉलेज अबाउट द इनकैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफरर देन दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। वेरी क्लियर कि अगर ट्रांसफरी खरीदार को पता है कि इस बंदे के पास कैपेसिटी नहीं है बेचने की, तो बाद में वो सेक्शन 43 में रिलीफ नहीं मांग सकता। However, absence of knowledge about the incapacity of the transferor, very making diligent inquiry and then believing him to be good is covered under this section। तो जिसने कोशिश की है पता लगाने की लेकिन वो पता नहीं लगा पाया, तब सेक्शन 43 उसकी हेल्प करेगा। If the transferee has acquired the knowledge that there is defect or it is proved that it was his own negligence, otherwise it was clear that transferor is not having the title, but even then the transferee has intentionally or due to his negligence entered into contract with the transferor, then the section is not applicable। तो ये भी दोबारा वही लिखा है कि भाई ध्यान रखा करो, ऐसे किसी की चिकनी चुपटी बातों में आकर कुछ कर मान नहीं लेना जो भी वो कह रहा है, ध्यान रखना है। तो यहां पर वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक्चुअल नॉलेज और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। दिस मीन्स दैट एक्चुअल नॉलेज अबाउट द डिफेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज दैट केम ड्यू टू नेग्लिजेंस बोथ आर नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 43। यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? एक तो एक्चुअल नॉलेज हुई कि आपको डायरेक्टली पता था कि ये बंदा नहीं योग्य है, ये नहीं कर सकता। दूसरा कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में आ गया कि आपकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से आपने खुद ध्यान नहीं दिया और फिर आप बन गए उल्लू। तो उन दोनों कंडीशंस में सेक्शन 43 आपकी कोई सहायता नहीं कर सकेगा। इट विल नॉट हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इसमें केस लॉ है, वो है करतार सिंह वर्सेस हरबंस कौर। तो इसमें क्या है, इन दिस केस डिफेंडेंट वॉज एक्टिंग एज गार्जियन ऑफ हर माइनर सन। तो डिफेंडेंट कौन है यहाँ पर? डिफेंडेंट है हरबंस कौर। हरबंस कौर एक्ट कर रही थी एज गार्जियन ऑफ हर माइनर सन। तो माइनर सन का नाम हम यहाँ पर एम ही ले लेते हैं। ये है हमारे माइनर सन। ये इनकी जो मदर थी उनका नाम एच ले लेते हैं, हरबंस कौर। और हरबंस कौर ने एम के गार्जियन होने की वजह से एक एग्रीमेंट किया एक प्रॉपर्टी का, किसके साथ? करतार सिंह के साथ, मिस्टर के। तो करतार सिंह द सन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी कैंसल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब माइनर था, हरबंस कौर ने करतार सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी हम आपको बेचेंगे या बेच रहे हैं। लेकिन जो माइनर सन था वो जब मेजर हुआ तो वो कह रहा है अब मैं हो गया मेजर, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है। तो उसने कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। द कोर्ट ऑर्डर्ड द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टीज बी ट्रांसफर टू हिम। तो कोर्ट ने कहा कि मिस्टर के ये प्रॉपर्टी माइनर सन को वापस कर दो। तो मिस्टर के अब क्या करें, कोर्ट का ऑर्डर है। लेटर ऑन क्या हुआ, सन डाइड। अब मेजर जो सन हुआ था उसकी डेथ हो गई, ही हैज डाइड। एंड द डिफेंडेंट मदर, जो हरबंस कौर है मदर, शी बिकेम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग हायर। अब वो ही वारिस थी, एक लौती वारिस थी, वो मालिक बन गई। तो अब क्या किया, करतार सिंह ने हरबंस कौर के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मैडम हरबंस कौर, आपने हमको प्रॉपर्टी बेचने का रिप्रेजेंटेशन दिया था, अब आप मालिक बन गई हैं, तो सेक्शन 43 के अंडर हम आपसे ये प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा अरे भैया करतार सिंह जी क्या कर रहे हो,
ये जो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट हरबंस कौर के साथ किया था, पहले तो वही इलीगल था। क्यों? क्योंकि माइनर की प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट की परमिशन के बिना कैसे कर सकते हो। और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा हुआ था कि हरबंस कौर गार्जियन है। उन्होंने खुद कहीं नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, मैं ट्रांसफर करूंगी। सो उस केस में व्हेन हरबंस कौर did not represented herself as the owner and a person able to transfer the property, she represented herself the guardian of the minor son. And secondly, no permission from the court has been taken to transfer the property belonging to a minor. तो एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के वर्ड्स भी आपके फेवर में नहीं है। कहां से आपको 43 सेक्शन आपको हेल्प कर देगा? सो हेंस द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ डिफेंडेंट वाज इन द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ। यहां पर करतार सिंह को नॉलेज थी कि जो हरबंस कौर है वो ऑनर नहीं है, तो इट वाज इजीली डिटेक्टेबल। उसको तो क्लियर ही था ये, तो सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा। आगे है, the section is applicable only if the transferor who has professed to transfer the property acquired any right in the same property. His heirs or successors are not covered in the ambit of this section. Very important. तो next जो यहाँ पर essential है वो है the transferor later on acquires some interest in the property which he professed to transfer. तो भाई जिसके रिगार्डिंग उसने प्रॉमिस किए थे, कई वादे किए थे, झूठे थे वादे, सब झूठी थी कसमें, लेकिन अब वो सच में उस प्रॉपर्टी में मालिक बन गया, सच में इंटरेस्ट आ गया, तो क्या करेगा अब वो? अब ये जो सेक्शन है वो ये एसेंशियल में डिटेल में ये बता रहा है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ जब वो झूठे वादे करने वाला ट्रांसफरर मालिक बन जाता है या उसके पास कोई राइट आ जाता है। यहाँ पर देखिए, हु हैज प्रोफेस्ड टू ट्रांसफर, जिसने आपको कहा था कि मैं ट्रांसफर करूंगा, एक्वायर्ड एनी राइट, उसने राइट एक्वायर कर लिया, उसके पास राइट आ गया इन सेम प्रॉपर्टी, भाई वही प्रॉपर्टी के लिए जिसके लिए उसने वादा किया था, किसी ऐरी गैरी और प्रॉपर्टी के लिए नहीं। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने वादा किया था उसी प्रॉपर्टी में उसके पास अब वो राइट आ गया है कि उसमें से वो पूरा, आधा, पौना कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है। तो वहां पर ही सेक्शन 43 अप्लाई होगा। सेकंड, हिज हायर्स और सक्सेसर्स आर नॉट कवर्ड इन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन। अब जिस बंदे ने आपको झूठे वादे, झूठी कस्में दी थी, उसके बच्चों पर सेक्शन 43 लागू नहीं होगा, उसका जीवित होना जरूरी है। एग्जाम्पल, आर्यन मेड बिल्लू बिलीव दैट ही हैड द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अब एक मिस्टर आर्यन आ गए, उन्होंने बिल्लू को कहा, विश्वास दिलाया, बिलीव है ना, दैट ही हैड द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये आर्यन जी कह रहे हैं कि बिल्लू मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे पास राइट है, अथॉरिटी है। पर वो प्रॉपर्टी एक्चुअली थी आर्यन के भाई रमन की। रमन था इसका असली मालिक। आर्यन डाइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज ब्रदर। अब आर्यन की हो गई डेथ, जिसने वादे किए थे, रिप्रेजेंटेशंस की थी, उसकी हो गई डेथ। When his brother रमन died, अब पहले आर्यन मर गया, मान लीजिए 2001 में आर्यन मर गया और 2002 में रमन मर गया। तो जब रमन की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी चली गई आर्यन के बच्चों के पास। तो मान लीजिए आर्यन के बच्चे A1 एंड A2। अब मिस्टर बिल्लू उठकर आ गए सेक्शन 43 कि मैं A1 और A2 से प्रॉपर्टी ले लूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे वादा किया था, पुरानी फिल्मों की तरह।
कि तुम्हारे बाप ने साइन किए थे। तो इस केस में 43 सेक्शन के केस में आपको ये याद रखना है कि हायर्स पर ये 43 सेक्शन लागू नहीं होता जिसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है। अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो आगे हायर्स होंगे वहां पर सेक्शन 43 अप्लाई नहीं होगा। सो जहां जहां आपको समझ नहीं आता आप दोबारा भी सुन सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट है एसेंशियल, ध्यान से देखिए। द ट्रांसफरी हैज नॉट रिसाइंडेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज सबसिस्टिंग। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसफरी है, जो खरीदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो ट्रांसफरी है उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया। जब उसकी नॉलेज में आया कि भाई बंदे ने तो हमें उल्लू बनाया, तो उल्लू बनाने के बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा। और जब उस उल्लू बनाने वाले के पास, यानी जो ट्रांसफरर है, जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है, उसके पास वो प्रॉपर्टी आई, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट लागू था, खत्म नहीं किया गया था। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, द ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी। ये डिफरेंस है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में। इंडियन लॉ में ट्रांसफर जो है वो वॉइडेबल है। ये ट्रांसफरी की खरीदार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है बाद में इंटरेस्ट आने के बाद या नहीं लेना चाहता। दिस मीन्स that the interest acquired by the transferor does not automatically pass on to the transferee but only when he claims his interest in such property। बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जब रिप्रेजेंटेटर के पास राइट आ गया, when the representator who was claiming to be the actual owner, उसके पास राइट आ गया, अब उससे वो प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी, वेदर टू टेक प्रॉपर्टी और नॉट, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द ट्रांसफरी। वो पूरी तरह खरीदार की इच्छा पर निर्भर है। अगर खरीदार चाहे तो छोड़ दे, खरीदार चाहे तो ले ले। CQ, the right available to the transferee under section 43 of TPA for getting his right subsequently from the transferor। तो जो राइट अवेलेबल है ट्रांसफरी के पास, अभी हमने पढ़ा, वो कौन सा राइट है? ऑप्शन ए कहता है कि ends when defected title comes to his knowledge, कि जो ट्रांसफरी, जो खरीदार है, उसके पास जो राइट आया था वो ख़त्म हो जाता है उसी वक्त जब उसको पता चलता है कि उड़ी बाबा ये तो हमका उल्लू बना गया। उसी टाइम उसका जो राइट था प्रॉपर्टी पे वो ख़त्म हो गया। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि वो वॉइडेबल राइट है। वॉइडेबल राइट यानी उसकी मर्जी है वो प्रॉपर्टी ले ना ले, रखे ना रखे। तीसरी अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट, कि जब वो ट्रांसफरर के पास राइट आएगा साथ ही साथ वो ट्रांसफरी को शिफ्ट हो जाएगा। और डी है कि तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, आई नो आपको पता है फिर भी बता देता हूँ, आंसर करेक्ट है बी, वॉइडेबल। अभी हमने पढ़ा था, सबको क्लियर भी है। आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है, कैंसिल कैसे होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ द ट्रांसफरी, जो खरीदार है, हैड रेपुडिएटेड और कैंसल्ड दैट ट्रांजैक्शन, उसने खुद ही कैंसिल कर दी ट्रांजैक्शन कि मैं नहीं मानता, और हैड रिकवर्ड हिज परचेज मनी, उसने जो मनी दिया था खरीदने के लिए वो उसने वापस ले लिया। इफ द ट्रांजैक्शन वर वन ऑफ मोर्टगेज, अगर कोई मोर्टगेज लोन टाइप कुछ था, एंड द मोर्टगेज मनी हैड बीन रीपेड, वो मनी वापस पे कर दी गई।
देन द रिलेशन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। फिर जो उनका पवित्र रिश्ता था ट्रांसफर और ट्रांसफरी का, खरीदार और बेचने वाले का, वो खत्म हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस में खुद कैंसिल कर दिया, मनी रिकवर कर दी, मॉर्गेज मनी है तो पे कर दी, तो उस केस में जो 43 सेक्शन है वो कहेगा कि आपका रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, आप 43 में बाद में क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, ए मेक्स बी बिलीव दैट ही हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विच एक्चुअली बिलोंग्स टू हिज ब्रदर। अब एक प्रॉपर्टी है, ये लीजिए, ये है प्रॉपर्टी। ए ने कहा कि बी मेरे पास अथॉरिटी है इस प्रॉपर्टी को बेचने की, लेकिन वो प्रॉपर्टी थी रमन की, आर की, ब्रदर थे उनके। तो दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर द सेम। बी लेटर ऑन गेट्स टू नो। अब बी को पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो आर की है, रमन की है, ब्रदर की है ए के। तो उसने क्या कहा कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो भाई ए ने पैसे वापस कर दिए। अब बाद में अगर ए मालिक बन जाता है, इफ ए बिकम्स द ऑनर लेटर ऑन आफ्टर आर, देन बी कैन नॉट क्लेम एनी राइट। वंस ही हैज रिसीव्ड द मनी बैक ही कैन नॉट क्लेम। पैसे वापस ले लिए, रिश्ता खत्म, सेक्शन 43 आपके लागू नहीं होगा। आगे है थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन। When estoppel when not applicable in case of third party transaction। कब एस्टॉपल वाला ये जो डॉक्ट्राइन है ये 43 सेक्शन में लागू नहीं होगा। ये वही प्रोविजो है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसी सेक्शन में दिया गया था। वो तब लागू नहीं होता 43 सेक्शन जब इसमें थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन आ जाता है। वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन सही कब माना जाएगा, जब कोई जो नया खरीदार एंटर हो गया है वो खरीदार बोनाफाइड ट्रांसफरी है, बोनाफाइड परचेजर है, और उसने कंसिडरेशन के बदले ट्रांसफर लिया है, यानी उसने पैसे देकर वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये सेक्शन 43 पुराने खरीदार के राइट को खत्म कर देगा। वहां पर 43 सेक्शन उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इफ ए एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम बट इन एक्चुअल इट बिलोंग टू जेड हिज फादर, हाउएवर ही बिकेम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फिर एक बार ये प्रॉपर्टी है, ए ने बी को कहा कि मैं मालिक हूँ, तो लेकिन असल में मालिक थे जेड जो ए के फादर थे। नाउ हुआ क्या कि जेड की डेथ हो गई, Z has died. After his death, A became the owner. Now the option is with B. B can either claim the money back. B के पास ऑप्शन आ गई कि या तो पैसे वापस ले लो या फिर प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन इससे पहले, बिफोर द टाइम B uses his opportunity, B लेता कोई डिसीजन और A पर केस करता या A पर क्लेम डालता, ए ने ये वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब सी जो है वो है सब्सीक्वेंट परचेजर, और ये जो सब्सीक्वेंट परचेजर है ये बोनाफाइड है। क्यों बोनाफाइड कैसे होगा? हाउ विल बी अ बोनाफाइड परचेजर व्हेन सी हैज नो नॉलेज अबाउट द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंडली, सी का जो ट्रांजैक्शन है उसने ए को पैसे देकर ये जगह खरीदी है, तो उस कंडीशन में जो बी का राइट है वो खत्म। अब बी के पास जब ऑप्शन आई थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक नया बोनाफाइड परचेजर आ गया है और 43 सेक्शन उस केस में अप्लाई नहीं होता जहां पर सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शन हो जाए और फॉर वो भी ट्रांसफर कंसीडरेशन के बदले हो। अब हम देखेंगे कंपैरिजन इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में मेन 2 पॉइंट्स है जो देखने वाले हैं, जो मेन है। पहला है कि इंडियन लॉ की तरह इंग्लिश लॉ में ट्रांसफरी के पास जो राइट है वो वाइडेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिक है।
तो जो एस्टेट इंडियन लॉ में बी के पास ऑप्शन होती है कि वो क्लेम करे या ना करे, ट्रांसफरी के पास ऑप्शन होती है कि वो क्लेम करे या ना करे, वहां पर खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिकली। और सेकंड जो डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ए ने जो बी को अगर धोखा दिया था तो बी अगर जेड के डेथ के बाद ए के पास उस प्रॉपर्टी का राइट आया तो वो सीधा ही बी के पास चला जाएगा, बी को कोई क्लेम फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जब ट्रांसफर हो जाएगा तो बीच में जो सब्सीक्वेंट परचेजर है सी, उसके आने का चांस रहता ही नहीं। सो देयर इज नो चांस ऑफ डिफीट बाय द subsequent transfer. There is no chance of defeat of right of the transferee by the subsequent transferee. तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि किसी और को वो बेच देगा, वो बोनाफाइड होगा और बी का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट इन इंग्लिश लॉ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ इन केस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। आगे ये हमारा वही एमसीक्यू जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। आई नो आप सबको इसका आंसर आता है, आपको पता है कि ये डॉक्ट्राइन किस प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है। इमूवेबल के होता है, मूवेबल पे होता है, दोनों पे होता है, किसी पे नहीं होता। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, मुझे पता है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके आंसर्स सही आएंगे और हम सब, हमारी सारी टीम बहुत ही खुश होगी कि हमारी जो एफर्ट है वो वैल्यू लेके आ रही है। वेरी वेरी थैंक्स कि आपने हमारे साथ पूरा लेक्चर सुना। अब आप हमको थैंक्स लिख सकते हो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, भाई ये सब आप ही के हाथ में है, आपका राइट है, आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।